चलो तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक 3 स्टार्ट किया था, है ना। और टॉपिक 3 जो बेसिकली एक ब्रॉड टॉपिक है और वो ज्यादातर यही बताता है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसीज है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स होती है ना। अब ऑब्वियसली जो टॉपिक 3 है इट्स होल्ड टुगेदर एंड एसेंशियल टॉपिक फॉर डेमोक्रेटिक नेशंस ओनली, क्योंकि यहीं पे होता है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में, जहां पे आप अपनी सरकार या तो चुनते हो या आप अपनी सरकार खुद होते हो, है ना। वहीं पे आप इस टॉपिक की यूटिलिटी देख सकते हो। तो हमने थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। फिर हमने ट्रेडिशनल व्यू भी देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे बोला गया है कि वो एक ऐसा ग्रुप होता है पॉलिटिकली एक्साइटेड लोगों का या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों का जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, है ना। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, जैसे कि मैक्स वीबर है या साटोरी है, इन लोगों ने क्या बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर जस्ट मशीन्स फॉर पावर, है ना। इनका काम एक होता है कि पावर एक्वायर करने के लिए काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह ये सब बहुत ही आइडियलिस्ट बातें, यूटोपियन बातें। फिर हमने कैच ऑल पार्टीज का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, बसपा के एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है। फिर हमने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखा, जहाँ पे लेनिन की थ्योरी थी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, उसमें हिराकी नहीं होती, सेल्स पे काम करती है ना। जो सोशलिस्ट पार्टीज होती हैं वो सेल पे काम करती है, हिराकी बेस्ड नहीं होती है। रॉबर्ट मिशेल्स की किताब है पॉलिटिकल पार्टीज, उसने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है कि जो ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो कितना ही डेमोक्रेटिक हो, जब वो शुरू हुई थी अल्टीमेटली वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली पावर हंग्री हो जाएगी। डिवोगर्स लॉ क्या कहता है? डिवोगर्स लॉ ये कहता है कि उनका पॉलिटिकल पार्टीज का प्राइमरी गोल क्या है? पावर, है ना, कंक्वेस्ट ऑफ पावर। तो इन लोगों ने सिमिलर बातें ही की। ठीक है। इनफैक्ट डिवर्गर्स की किताब का नाम भी पॉलिटिकल पार्टी है, बिहेवियरल अप्रोच इसने रखी है। फिर उसने बताया है कि कैसे पार्टीज को फॉर्मेशन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। पहली होती है इंटरनल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज का मतलब क्या होगा? ऐसी पार्टीज विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ पार्टी, मतलब आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे ब्रिटिश पार्टीज हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। फिर एक्सटर्नल, जो किसी प्रोटेस्ट के जरिए निकल के आती है, जैसे आम आदमी पार्टी का हमने एग्जाम्पल देखा था। फिर आइडियोलॉजी के बेस पे भी आप पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मास पार्टीज हो जाती हैं या कैडर बेस्ड पार्टीज हो जाती हैं। ठीक है। फिर डिवर्गर ने पॉलिटिकल पार्टीज को और किस बेसिस पे डिफाइन किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग या ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो ब्रांच पार्टीज होती हैं, सेल पार्टीज होती हैं, कॉकस पार्टीज होती हैं और मिलिशिया पार्टीज होती हैं। ये सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। डिवर्गर्स लॉ भी हमने देख लिया था कि डिवर्गर्स लॉ क्या कहता है? ऐसी कंट्री जहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वहां पे मेनली दो ही पार्टीज रह जाएंगी। ठीक है, दो ही पार्टीज के बीच में वो पावर टसल रहेगा, बाकी की जो पार्टीज होंगी दे विल जस्ट बी यूज्ड एज लिवरेजेस प्रोबेबली, है ना। हालांकि डिवर्गर्स का लॉ जो है वो कोएलिशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। कोएलिशन का भी इंपॉर्टेंस होता है, कोएलिशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है डिवर्गर्स का लॉ। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स है ना। तो ऐसे में तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए था, बट आपको पता है कि इंडिया में 3-4 पार्टीज तो बहुत मेजर है ना। तो यूएस ब्रिटेन के लिए सही भी है, वहां पे है दो पार्टीज, बट इंडिया उसका भी एक एक्सेप्शन है, डिवोगर्स लॉ का एक एक्सेप्शन आप इंडिया को कह सकते हो। ठीक है। और इसमें क्या बोला था? मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे चलेगा? स्वीडन, न्यूजीलैंड, स्पेन जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ये हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने सार्टोरी का भी देख लिया था कि नंबर ऑफ पार्टीज का कोई लेना देना नहीं होता, कितनी पार्टीज है बस देखना होता है सिस्टमिक रेलेवेंस। सिस्टमिक रेलेवेंस का मतलब पार्टी तो 50 बना दो, है ना, लेकिन जो मेन पावर है वो किन्हीं भी 2-3 पार्टीज के बीच में ही होती है। तो केवल उन पार्टीज के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर देखना चाहिए, है ना। किसी भी कंट्री को मल्टी पार्टी सिस्टम बस प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ना बोल के उन पार्टीज का नंबर देखो जो सिस्टमिक रेलेवेंस रखती है ना। ऐसी इरेलेवेंट पार्टीज को काउंट करके तुम उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बताओगे, इट इज यूजलेस। ये सार्टोरी कहता है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम भी हमने इनफैक्ट पढ़ ही लिया था कल। कॉम्पिटेटिव में हमने देखा था 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी होता है। नॉन कॉम्पिटेटिव ऑब्वियसली 1 पार्टी होता है। फिर हमने प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का डिफरेंस भी देख लिया था कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये किसी नैरो इश्यूज के लिए आते हैं, इनका काम होता है बस सरकार को इन्फ्लुएंस करना, ताकि एक कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को या तो ले ये चाहते हैं या फिर वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं, जो भी कारण हो सकता है। इंटरेस्ट जनरली शेयर्ड होते हैं और कॉमन कॉजेज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन जीतना, ब्रॉड इशू इनका फोकस होता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे हमें प्रेशर ग्रुप्स की थ्योरी को आज देखना था। ठीक है। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है? प्रेशर ग्रुप्स को देखना है एडवांस्ड सोसाइटीज में और डेवलपिंग सोसाइटीज में। ठीक है।
इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स एक्टिव हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो वही देखना है कि डेवलपिंग सोसाइटीज में प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं और डेवलप्ड सोसाइटीज में प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल रहता है, वही देखना है। अब देखो, एक चीज कॉमन है किसमें, पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और किसी भी सोशल मूवमेंट में एक चीज तो कॉमन है, सबके सब में कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होता है। पार्टी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को मोबिलाइज करती है, जो भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। प्रेशर ग्रुप्स उस इशू के लिए जो जो भी लोग सिंपैथी रखते हैं या जिन लोगों का भी प्रेफरेंस है वो पर्टिकुलर इशू, उन लोगों को मोबिलाइज करता है। और सोशल मूवमेंट, जिस भी सोशल कॉज के लिए मूवमेंट हो रही है, उससे अफेक्टेड लोगों को मोबिलाइज करता है। तो एक चीज तो कॉमन है तीनों के अंदर ही, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, है ना। जैसे डॉग लवर्स का प्रेशर ग्रुप नहीं देखा अभी तुमने थोड़े दिन पहले? डॉग लवर्स तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अगेंस्ट था ना, प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप ही है। ये निर्भया प्रोटेस्ट जो हुए, वो सोशल मूवमेंट में भी आ जाएंगे, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप ही मान सकते हो आप उसको, है ना। तो सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में उसको रखना ज्यादा बेटर होगा वैसे। ठीक है, आम आदमी पार्टी वहां पार्टीज के उसमें है ना, वो एक्सटर्नल कोई इशू बेस्ड पार्टी। प्रेशर ग्रुप्स आर एड हॉक, ऑब्वियसली, है ना। एड हॉक होते हैं, एड हॉक यानी कि टेम्परेरी नेचर के होते हैं, जिस इशू के लिए आते हैं, प्रेशराइज करते हैं, सरकार मान लेती है तो ठीक है, उसके बाद में गायब हो जाते हैं, है ना। एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जनरली हैज अ पैटर्न। फाइनर एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रेशर ग्रुप्स को एज इनविजिबल एम्पायर्स। इनविजिबल एम्पायर्स। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ये जो इनविजिबल एम्पायर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको लगता है कि ये डेवलपिंग नेशंस के लिए बात हो रही है या डेवलप्ड नेशंस की कह रहा है ये फाइनर? फाइनर ने बोला प्रेशर ग्रुप्स आर इनविजिबल एम्पायर्स। एम्पायर का मतलब कोई सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है ना, बहुत पावर होल्ड करता है, बहुत अथॉरिटी होल्ड करता है। तो ये बोल रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स आर इनविजिबल एम्पायर्स, ऑफिसेज होल्ड नहीं करते। इनविजिबल क्यों बोल रहे हैं? कोई अथॉरिटेटिव ऑफिस तो नहीं है प्रेशर ग्रुप्स के पास, बट बहुत ही सिग्निफिकेंट पावर ये होल्ड करते हैं। तो क्या लगता है, डेवलपिंग नेशंस के लिए बात बोली गई है, डेवलप्ड नेशंस के लिए बात बोली गई है, या जनरल बात बोली गई है? सोनम, आवाज आ रही है? हाँ, तो जवाब भी दोगे। डेवलप्ड नेशंस के लिए, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना यूरोसेंट्रिक थ्योरीज होती हैं, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज होती है, वो इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपिंग नेशंस में प्रेशर ग्रुप्स, दे आर नॉट एज मच पावरफुल एज दे आर इन डेवलप्ड नेशंस, है ना। तो ऐसे यूरोसेंट्रिक होती है, एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ है इसमें, यूरोसेंट्रिज्म ऐसे दिखाई देता है ना, जहां पे वो एक ऐसी चीज को जो कि एसेंशियली वेस्टर्न या फिर कैपिटलिस्ट नेशंस का फीचर है या डेवलप्ड नेशंस का फीचर है, उसको एक ऐसे जनरलाइज्ड नोशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है दैट इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, इसको यूरोसेंट्रिज्म बोलते हैं या इसको वेस्टर्न डोमिनेशन बोलते हैं थ्योरीज का। खैर, आगे देखते हैं। प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट होल्ड ऑफिसेज बट दे wield सिग्निफिकेंट पावर, जैसे इंडिया में आरएसएस। पूछा है मैंने तुमसे, पूछ रहा हूं, क्या आरएसएस एक प्रेशर ग्रुप है? पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन तो नहीं लड़ते, तो आरएसएस को आप एक इनविजिबल एम्पायर बोल सकते हो इंडिया में अभी 2014 के बाद? बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या प्रेशर ग्रुप है, इशू क्या है, हिंदुत्व। इनका इशू है हिंदुत्व, ठीक है। तो ऐसा अजम्पशन है प्रेशर ग्रुप्स थ्योरीज का कि जिस दिन हिंदुत्व या जो हिंदुत्व का बेसिक जो कोर अजम्पशन है या जो कोर गोल है, जिस दिन वो फुलफिल हो जाएगा, उस दिन के बाद आरएसएस शांत हो जाएगी। ये प्रेशर ग्रुप्स का अजम्पशन, थ्योरीज का अजम्पशन है। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये शांत नहीं, उसके बाद तो ये पावर में आएगी, उसके बाद तो ये और सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो आरएसएस को प्रेशर ग्रुप्स में डालना ठीक होगा? तो तुम उसको एक इनविजिबल एम्पायर तो बोल सकते हो शायद, लेकिन प्रेशर ग्रुप नहीं बोल सकते, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाया उसमें। अब ये भी अगेन अजम्पशन ही है ना, आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है गायब हो जाए, लेकिन नहीं होगी, है ना। अभी जो आपका इंटेलेक्चुअल
एक तरीके से डिडक्शन है, वो यही कहता है कि आरएसएस जो उनकी कोर आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र स्टैब्लिश होने के बाद गायब नहीं होगा, उसके बाद तो पावर में आएगा इनफैक्ट। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। Pluralist scholars of democracy have given significant weightage to the role of pressure groups in understanding functioning of democracy. Bakwas. USA is the strongest form of pressure group politics. Presence of pressure groups can make a democracy convert into a polyarchy. What's a polyarchy? Poly मतलब multi और arch मतलब there are different power arcs available. अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप अलग हो सकता है, बिजनेस प्रेशर ग्रुप अलग हो सकता है, वुमेन प्रेशर ग्रुप अलग हो सकता है, ब्लैक प्रेशर ग्रुप अलग हो सकता है, यूएस की बात करें तो, है ना, अलग अलग इतने, माइग्रेंट प्रेशर ग्रुप एक अलग हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। तो अलग अलग पावर आर्चेस प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेज मान लेते हैं कि यूएस है, तो दिस इज व्हाट अ पोलीआर्की मींस, डिफरेंट पावर आर्चेस प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट पावर एंड वेटेज। कोई प्रेशर ग्रुप छोटा हो सकता है, कोई बहुत, some pressure groups can be as powerful as सिलिकॉन वैली लॉबी वहां पे, है ना। तो उस तरीके से इसको पोलीआर्की बोलते हैं, मतलब मल्टीपल पावर आर्चेस का प्रेजेंट होना बेसिकली। पोलीआर्ची का टर्म, इसको पोलीआर्की बोलेंगे क्या, या आर्ची बोलेंगे, मैं तो पोलीआर्की, a term coined by political scientist Robert A. Dahl, refers to a political system where power is distributed among multiple people rather than being concentrated in the hands of a dictator or a single ruling body. अब तुमसे मेरा क्वेश्चन ये है, इंडियन डेमोक्रेसी और पोलीआर्की, इन दोनों में से ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन? इंडियन डेमोक्रेसी मतलब इंडियन गवर्नमेंट, बेसिकली इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, और पोलीआर्की, इन दोनों में से ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है इन ट्रू सेंस? सोनम, पोलीआर्की बोल रही है सर। पोलीआर्की का देखो मतलब ये डेफिनेशन क्या है, ये रॉबर्ट ए डाल ने जो दी, कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल पीपल, मल्टीपल पावर आर्चेस प्रेजेंट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बेसिकली, है ना। पोलीआर्की ज्यादा डेमोक्रेटिक हुई। फिर इंडिया में इस टाइम पे पॉलिटिकल पावर कितने लोगों के हाथ में? 4-5 मान लो मैक्स, वैसे तो 2 ही है मेरे, लेकिन 4-5 मान लो, 5 मान लो, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 5 लोगों का, पोलीआर्की में ये नंबर 100-200 तक भी जा सकता है, जितने प्रेशर ग्रुप्स अलग। अच्छा, इंडिया डेमोक्रेसी है कि पोलीआर्की है? इंडिया डेमोक्रेसी है कि पोलीआर्की है? ट्रू सेंस में, फॉर्मल सेंस में नहीं, फॉर्मल सेंस में डेमोक्रेसी है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में तो इट इज अ डेमोक्रेसी। मैं प्रैक्टिकल सेंस में पूछ रहा हूँ, नो नॉनसेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि इंडिया प्रैक्टिकली एक पोलीआर्की है कि डेमोक्रेसी? Polyarchy is a system where citizens have the right to participate in governance through various means, including voting, forming associations, and expressing their opinions. अब बताओ, मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि citizens have the right to participate in governance? हाँ? करते हो तुम? अच्छा, ये टेक्स्ट कर दी। ओपन एंडेड है, अपने आप देखना है इसको, ठीक है, ओपन एंडेड है, तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो इसे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। क्या मैं एक अपना ओपिनियन क्या करूंगा बता के, इसमें तुम अपना ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो, यू कैन सैटिस्फाई योर स्टेटमेंट, है ना। पोलीआर्की इज डेमोक्रेसी ओनली, डिफरेंस नहीं है दोनों में कुछ। पोलीआर्की और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? डेमोक्रेसी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, डेमोक्रेसी इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला जहां पे इट इज रूल ऑफ द पीपल, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है। पोलीआर्की इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ओनली। अरे तुम पोलीआर्की वर्ड को भूल जाओ, वोटिंग,
फॉर्मिंग एसोसिएशंस, एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन, ये डेमोक्रेसी तो होता है। यही लिखोगे डेमोक्रेसी के फीचर्स में भी। आपके देश में भी यू हैव द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19। हाँ, ओलिगार्की प्रेशर ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है ना, इसका एसेंशियल मीनिंग है प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, जो हिडन मीनिंग है यहाँ पे इसका प्रेशर ग्रुप्स है। जैसे अभी तो नहीं, बट जब इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब अब से ज्यादा क्लोज हुआ करता था 1990s से पहले, तो उस दौरान ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा रोल होता था, है ना। तो एक प्रेशर ग्रुप है ट्रेड यूनियन, एक ऐसा एसोसिएशन है। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा पोलियार्की की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। या बिजनेस लॉबीज जो हुआ करती थी, क्योंकि तुम लोगों ने बैंकिंग में पढ़ा होगा कि 70s में, 60s में, 70s में जो भी देश के 1 करोड़ से बड़े लोन्स थे, 95% लोग कुछ 200 लोगों को ही मिलते थे पूरे देश में घूम फिर के। ठीक है। या तुमने अभी कल परसों अगर न्यूज में पढ़ा, 2-4 दिन पहले न्यूज में पढ़ा हो, ये कौन है रामदेव का पार्टनर, रामदेव का, अरे ये पतंजलि, हाँ ऐसे ही कुछ है, बाल कुछ नाम है उसका, क्या नाम है सोनम, ये पतंजलि वाले रामदेव के पार्टनर का? बालकृष्ण, जो जो भी है। तो कोई कोई एक टेंडर था कहीं पे, वो टेंडर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस चीज के लिए था, बस उस टेंडर में 3 कंपनीज थी टॉप बिडर्स। हाँ, बालकृष्ण। 3 कंपनीज थी टॉप बिडर्स एक पर्टिकुलर टेंडर में, उत्तराखंड का कोई टेंडर था वो तीनों जो टॉप बिड थी वो तीनों उसी की कंपनीज थी। जो 3 टॉप बिडिंग जिसको टेंडर मिला वो भी उसी की कंपनी थी, और जो उसके बाद में सेकंड और थर्ड टॉप बिडर थी वो दोनों भी उसी की कंपनी थी, मतलब मेजोरिटी शेयर्स उसी के थे। तो क्या लगता है तुम्हें कि क्या हो गया ये? नहीं सुना? अरे इतना, ये तो इस पे तो कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि डीसी पे सवाल उठ गया था। डीसी पे सवाल उठ गया था कि आपने देखा नहीं क्या, ये मतलब कॉम्पिटेटिव ट्रेड नहीं हुआ ना ये कॉम्पिटेटिव ट्रेड कैसे हुआ? कि मान लो टेंडर का मतलब क्या होता है, जो भी बेस्ट बिडर होगा उसको टेंडर मिल जाएगा। अब वो 4 अलग अलग कंपनीज बना के चारों में बिड वही कर रहा है अकेला, तो वो तो बिड को ही मैनिपुलेट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ही 4 कंपनीज हैं बिड में, और कोई कंपनी है ही नहीं, तो मान लो एक्चुअल जो बिड होनी चाहिए थी 1 करोड़ की होनी चाहिए थी, मेरी जो फर्स्ट कंपनी होगी 10 लाख बोलेगी, दूसरी 15, तीसरी 20, और मैं बोल दूंगा 25, मुझे मिल जाएगी बिड, 1 करोड़ की बिड थी, है ना। तो कॉम्पिटेटिव कहाँ रहा, ये फेयर फेयर प्रैक्टिसेस में नहीं आता ना, बट लीगली वैलिड है ना, उसके कुछ लीगल लूपहोल जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग है, वैलिड है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो डीसी ने बोला कि लीगली सब कुछ सही हुआ है, लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हुआ है। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एक ही आदमी अगर सिग्निफिकेंट शेयर्स रखता है तो हम उसको ना अलाउ करें। तो अब एक बात बताओ, आया कि नहीं वो प्रेशर ग्रुप में उसकी बॉडी, या उसकी बॉडी एक ऐसे इनविजिबल एम्पायर के तौर पे आई कि नहीं आई? गंगा के पानी पे रिसर्च करने के लिए, गंगा के पानी पे रिसर्च करने के लिए कुछ 18 पता नहीं कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, 18-20 करोड़ का प्रोजेक्ट पतंजलि को ही मिला हुआ है, 5 साल बाद रिपोर्ट दी उन्होंने। 18 करोड़ रुपए दिए गए, हरिद्वार में ही तो है इनका। तो वहीं के वहीं इन्होंने पानी का क्या टेस्ट किया क्या नहीं किया, पता लगा कि जो फाइनल रिपोर्ट दी थी उसमें पुरानी जो फाइंडिंग्स थी उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके दे दिया, 18 करोड़ मिल गए। तुम्हें क्या लगता है, एक एक मतलब पानी बेसिकली आपको यही करना था कि उसकी प्योरिटी और उसमें किस तरीके के माइक्रोब्स कैसे फ्लरिश करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को आप उसमें सेमिनेट करके और देखने की कोशिश करते हो कि क्या कौन से बैक्टीरियसाइडल या बैक्टीरियल कल्चर्स डेवलप होते हैं, या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर देखना था बेसिकली। 18 करोड़ तो वैसे ही बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, आपकी लैब क्या करना है, मेरे को 1-2 रिसर्च साइंटिस्ट हायर करने हैं, मैं कर दूंगा 2-3 करोड़ के अंदर अंदर 6 महीने में। उसने 4-5 साल में रिपोर्ट दी, पुरानी फाइंडिंग्स कॉपी पेस्टेड थी, अब बताओ क्या करूंगा। तो अब बताओ सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करता है कि नहीं करता? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। ठीक है, आज अभी तो उतना नहीं है ये नैरेटिव, लेकिन कोविड से पहले इनफैक्ट जो 17, 18, 19, 20, या फिर आप 14 से ही मान लो, 14 से 20 तक के जो 6 साल थे ना, उसमें जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा था वो देशद्रोही था। जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा था वो देशद्रोही था उन दिनों।
हाँ हाँ, स्वदेश स्वदेशी, आप स्वदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप देशद्रोही हुए ना। तो करता है कि नहीं करता? तो प्रेशर ग्रुप और इनविजिबल एम्पायर है कि नहीं है? इतनी ज्यादा जो एमआरटीपी एक्ट है ना, आज हमने डिस्कस भी किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ना जाने कितने वायलेशंस हैं पतंजलि पे। सैकड़ों वायलेशंस हैं, सैकड़ों वायलेशंस हैं पतंजलि पे, फेयर ट्रेड के अगेंस्ट। इनके शहद में 70% चीनी होती है। पतंजलि का जो शहद होता है ना, तुम रख दो इसको, क्रिस्टलाइज होना शहद का वैसे नेचुरल ट्रेट है, वो क्रिस्टलाइज होता है, बट टेस्टिंग में चीनी मिली है उसमें। इतना बकवास हनी है उसका, है ना। लगभग सारे प्रोडक्ट्स में उसके मिलावट है, कुछ आयुर्वेदिक चीजों को छोड़ के। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो तो मेडिसिन है, उसमें तो चलो ठीक है, बट ये जितने भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है ना, ये अच्छा, हाँ, घी तेल ऐसी चीजों में, या बिस्किट, मैगी, पतंजलि नूडल्स है, हेल्दी नूडल्स बोल के बेचता है, उसमें है वही मैदा। हम्म? हाँ, वही वो मैदा ही है उसमें, आटा भी। हाँ, तो बस ऐसे ही है, क्योंकि बच जाते हैं ना थोड़ा सा उस नाम से। तो खैर ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है, इनका इनपुट, हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन देखा था ना सिस्टम थ्योरी में। तो प्रेशर ग्रुप्स का इनपुट फंक्शन होता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स आपको आर्टिकुलेट करके, मतलब इंटरेस्ट तैयार करके देंगे कि ये इंटरेस्ट है हमारा। फिर आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन सारे इंटरेस्ट को एग्रीगेट करके एक कंबाइंड मैनिफेस्टो सा तैयार करेगी, वो इनपुट की तरह जाएगा पॉलिसी में, और फिर आगे गवर्नमेंट के अंदर, और फिर बाद में वो लॉज बन के बाहर आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हिंदू फंडामेंटलिस्ट प्रेशर ग्रुप की डिमांड क्या थी? हिंदू फंडामेंटलिस्ट प्रेशर ग्रुप्स की डिमांड क्या थी कि भैया हिंदू राष्ट्र चाहिए, है ना। फिर और किसी की और डिमांड होगी, किसी की एंटी रिजर्वेशन डिमांड है, किसी की क्या डिमांड है, सब इन्होंने सबने इंटरेस्ट अपने आर्टिकुलेट किए, और बीजेपी ने उनका एग्रीगेशन कर दिया और सबकी वोट बैंक ले ली, है ना। ये इनका इनपुट फंक्शन होता है, समझ आया आर्टिकुलेशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस? ठीक है, जितने रेलेवेंट एग्जाम्पल डाल सकते हो डालो। पीएसआईआर आजादी देता है तुम्हें, तुम जिनको क्रिटिसाइज करना चाहते हो खुल के करो यार, ठीक है। बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी थ्योरेटिकल वहां पे क्रिटिसिज्म बनता है, खुलेआम करो, ये बिल्कुल मना नहीं करते। जीएस में हमें रुकना पड़ता है, जीएस में हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ खुल के कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल मना नहीं करते। तुम बोल सकते हो कि बीजेपी ने ऐसा इंटरेस्ट एग्रीगेट करके ये किया है, तुम बोल सकते हैं, आप जीएस में नहीं बोल सकते, ठीक है। इंटरव्यू में भी नहीं बोल सकते, पीएसआईआर में बोल सकते, स्कॉलरली सब्जेक्ट्स ये आजादी देते हैं आप। खैर, countries with party having similar ideologies like the USA will tend to be dominated by pressure group politics, whereas countries like Britain will not have politics dominated by pressure groups. ऐसा इन्होंने ये बोला, ठीक है। ये जो थ्योरीज हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप की जो थ्योरी है, ऐसा कहते हैं, जिनकी पॉलिटिक्स थोड़ी थोड़ी यूएसए टाइप होगी, है ना, मतलब वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप डायरेक्टली उसको हेड को इलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ना, देखो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपने अपना एमपी चुना, एमपी लोकल हो सकता है, और वो लोकल प्रेशर ग्रुप्स या लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुना जा सकता है। आइडियली यही होना चाहिए, ब्रिटेन के अंदर यही होता है। मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना कोई लोकल इंटरेस्ट है, उस लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेट हुआ, आपने अपना एमपी चुना। फिर ऐसे अलग 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 बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो जाएंगे, अलग अलग मेंबर्स हो जाएंगे, फिर वो आगे अपनी सरकार चुनेंगे, जनरली ऐसा होता है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हो, है ना, अलग अलग सीट्स पे आप प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हो, वो दो कैंडिडेट है, उन दोनों में ही आपको एक को वोट करना है। तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स के जरिए आप उस टॉप पोजीशन पे जो बैठा है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। तो वहां पे प्रेशर ग्रुप्स लार्ज स्केल पे होते हैं, नेशनल स्केल पे होते हैं, इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड होते हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टी असिमिलेट कर लेती है, समझ रहे हो। यहाँ की पॉलिटिक, अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कि बंगाल और हरियाणा दोनों के पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में कितना डिफरेंस है। भाई वहां टीएमसी पावरफुल है, यहाँ बीजेपी पावरफुल है, कांग्रेस भी पावरफुल है, जेजेपी भी पावरफुल है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप्स जो शायद काम करते हैं नेशनल लेवल पे, इंक्रीज होके बढ़ के उन इश्यूज को पॉलिटिकल पार्टीज एसिमुलेट कर लेती हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स पनप नहीं पाते हैं, इतना ऊपर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल होती हैं और वो जो है एसिमुलेट कर लेती है इन इंटरेस्ट को।
अगर इन इंटरेस्ट को चैनलाइज करने के लिए इनको पॉलिटिकल पार्टीज ना मिले तो ये इंटरेस्ट ग्रुप बड़े हो जाएंगे और नेशनल लेवल पे प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स होगी, लेकिन नहीं होता है ऐसा। ज्यादातर मल्टी पार्टी सिस्टम्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम्स में प्रेशर ग्रुप ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। समझ रहे हो क्यों? समझ आया? अरे गर्मी इसका चला नहीं रखा है तुमने? चल रहा है? चला दो, मैं सोच रहा हूँ गर्मी लगी जा रही है तब से। ठीक है, चल। अब ऐसा कहा जाता है कि इनको ना प्रेशर ग्रुप बोलने के बजाय इंटरेस्ट ग्रुप बोलना चाहिए। एक तो पहली बात, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, इंडिविजुअल या स्पेसिफिक इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। दूसरा, प्रेशर थोड़ा सा नेगेटिव टर्म हो जाती है ना? प्रेशर थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चली जाती है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव टर्म क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, मॉडर्न स्कॉलर्स अब इंटरेस्ट ग्रुप्स यूज करने लगे। ठीक है, समझ आया? प्रेशर ग्रुप्स की थ्योरी समझ आई? अब और देखते हैं, आगे चलते हैं। गैब्रियल आर्मंड ने 4 टाइप के प्रेशर ग्रुप्स बताए हैं। पहला बताया एसोसिएशनल ग्रुप। एसोसिएशनल क्या है? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो एक्सप्लिसिटली क्रिएट किए गए होते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि लेबर यूनियन हो गई या प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गई। जैसे हमने आज पढ़ा था बैमसेफ, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो वो क्या है? वो एक प्रेशर ग्रुप है, वो एक एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है कि एक एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है, और वो एसोसिएशन उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, फिर है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स। ये जनरली किसी शेयर्ड सोशल कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिटी या एथनिसिटी या रिलीजन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, ये नॉन एसोसिएशनल है, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, बस बन जाते हैं। मीजो नेशनल फ्रंट बॉडी थोड़ी है कोई। मीजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ पढ़ा था ना तुमने, पढ़ाया था ना तुम्हें एमएनएफ, है ना? मीजो नेशनल फ्रंट। ये डेवलपिंग सोसाइटी में ज्यादातर आपको नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स मिलेंगे। कर सेवक हो गया, एलटीटी, सब नॉन एसोसिएशनल है। ठीक है, एलटीटी भी नॉन एसोसिएशनल होगा। ये ज्यादा कम्युनिटेरियन होते हैं नेचर में, है ना? इनका इशू या तो एथनिक होगा, रिलीजियस होगा, ऐसा कुछ इशू होगा। या कश्मीर में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, है ना? ये नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स अगर वायलेंट हो जाए तो ये डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलीजन और डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंटेक्स्ट, इनको आप टेररिस्ट ग्रुप्स या नक्सल ग्रुप्स बोल देते हो। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स ही है, लेकिन इनका प्रेशर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, लश्कर तैयबा, ये सब क्या है? ये सब प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे शुरू हुए लेकिन वायलेंट हो गए बाद। ठीक है, ये हमने देखा था दलित पैंथर्स, बॉम्बे का दलित पैंथर्स, ये क्या है? ये सब नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स है। तीसरा आते हैं एनामिक ग्रुप्स। एनामिक ग्रुप्स स्पॉन्टेनियस होते हैं, एकदम से डिसरप्शन क्रिएट करता है और फिर इश्यू खत्म हुआ और गायब हो जाता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, राइट्स प्रोटेस्ट के टाइम पे आएंगे और उसके बाद में गायब हो जाएंगे। जैसे नेपाल के स्टूडेंट्स, एसोसिएशनल भी हो सकते हैं, नॉन एसोसिएशनल भी हो सकते हैं एनामिक ग्रुप्स। ठीक है, तुरंत आते हैं, डिसरप्शन क्रिएट करते हैं और फिर इशू खत्म होता है, गायब हो जाते हैं। निर्भया प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन हुआ, चाहे ये जो आम आदमी और ये अन्ना हजारे वाली जो मूवमेंट थी, उसमें जो वो हुआ, है ना, इस तरीके से। चौथे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। ये फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपको पता है ना, ब्यूरोक्रेसी की लॉबी होती है, डॉक्टर्स की लॉबी होती है, लॉयर्स की लॉबी होती है। अभी गुड़गांव कोर्ट के लॉयर्स ने कर तो रखा है, प्रोटेस्ट किया हुआ है, इन्होंने नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, जैसे मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान या स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो बहुत सारे ऑफिसर्स ने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, तो वह इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है। ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर डिसाइड कर दिया काम नहीं करेंगे, हम डिसोबे करते हैं सरकार को। या फिर आपके जो सिपाही रिवोल्ट्स, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, जहां पे एक ग्रुप ऑफ फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेंबर्स जब वो मिलकर रिवोल्ट कर दें, प्रोटेस्ट कर दें, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए सरकार को प्रेशराइज करें, उसको बोलते हैं हम सब। कोई दिक्कत? अरे लॉयर्स ने हड़ताल कर दी, रोडवेज वालों ने हड़ताल कर दी, है ना? ये वो प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? किसने दी है थ्योरी? गैब्रियल आर्मंड ने। गैब्रियल आर्मंड ने इसके पहले क्या दिया था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी। ठीक है, नाम याद रखा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर आते हैं जान ब्लॉन्डेल। जान ब्लॉन्डेल ने भी प्रेशर ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है, थोड़ा सा और डायनामिक लिया। इसने तो 4 चीजें ले ली ना बस, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, एनामिक और इंस्टीट्यूशनल। इसने थोड़ा सा और डायनामिक लिया, देखते हैं इसने क्या बोला।
जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है उसके प्रेशर ग्रुप्स का नेचर भी चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात है। आज से 50 साल पहले इंडिया के जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो आज नहीं है। आने आज जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आज से 50 साल बाद शायद नहीं होंगे, नेचर चेंज हो जाएगा उनका। देखते हैं कैसे। सबसे पहले कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं, या तो कस्टमरी होते हैं, जैसे इंडिया में कास्ट ग्रुप्स हो गए या कास्ट पॉलिटिक्स जो हो जाती है, दलित्स मोबिलाइज हो रहे हैं, जाट एजिटेशन हो रहा है, गुजर एजिटेशन हो रहा है, गुजर मीणा आंदोलन हो रहा है राजस्थान में, है ना, भील एजिटेशन हो रहा है एमपी में। कास्ट बेस्ड है, कस्टम्स के ऊपर हो जाता है, आप इनके कस्टम्स पे अटैक कर दो, है ना, इस तरीके से। या फिर जैसे आपको पता है ना, अभी अंडमान और निकोबार में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें एक अंडमान निकोबार के आइलैंड को डिफेंस पर्पसेस के लिए एक्वायर किया जाएगा। नहीं, अंडमान निकोबार का है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वहां पे पता नहीं कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था एक। पक्का लक्षद्वीप है। हाँ ठीक है, वो जहां का भी है तो ना, उसमें क्या होगा, आप उनके कस्टम से ये पर्टिकुलर या तो कास्ट ग्रुप्स होंगे या एथनिसिटी ग्रुप्स होंगे, या मान लो इमेती और ये सब वाले जो इश्यूज हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स जहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, सोल्जर्स की, सिविल सर्वेंट्स की, आर्मी वेटरन्स की। ये आर्मी वेटरन्स की, जैसे वियतनाम वॉर के जो वेटरन्स है, इन्होंने बहुत मोबिलाइज किया था यूएस को 80s में और 90s में, है ना। तो ये वेलफेयर एसोसिएशन हो सकते हैं, है ना, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ये सोल्जर, सिविल सर्वेंट्स और ऐसी क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाओ एसोसिएशनल ग्रुप्स, ये दो तीन तरीके के होते हैं। पहला प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। प्रोटेक्टिव ग्रुप्स क्या होंगे, सिंपल, अपने में जो भी इनके मेंबर्स हैं, इनके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं बस। इनको लगेगा इनका इंटरेस्ट खतरे में है, ये मोबिलाइज हो जाएंगे, इनको लगेगा इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है तो नहीं आएंगे, पिक्चर में ही नहीं आएंगे, ठीक है। लाइक दोस ऑफ ट्रेड यूनियंस या ट्रेडर्स या प्रोफेशनल्स की जो यूनियंस होती हैं, ठीक है। जनरली होमोजेनस होता है, कभी कभी होमोजेनस नहीं भी होता। डॉक्टर्स, है ना, या फिर तुमने देखा होगा बहुत सारा आईसीएमआर कुछ कर देता है तो उसमें आ जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की किसी उस पे आ जाता है ना, तो ये चलता रहता है। और इसके अलावा प्रमोशनल ग्रुप्स, these groups are memberships or large cross sections of the community. Their promotional groups may include groups for disarmament or the Greens seeking promotion or environmental security. ये जैसे वो क्या नाम है उसका, ग्रेटा, है ना, ग्रेटा जब लोगों को मोबिलाइज करती है, क्या नाम है उसका पूरा, थनबर्ग, हाँ, ग्रेटा थनबर्ग। जब वो लोगों को मोबिलाइज करती है तो वो प्रमोशनल ग्रुप्स में आएगी, एक पर्टिकुलर इशू के प्रमोशन के लिए। या विमेन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, विमेन राइट एक्टिविस्ट को आप ना तो कस्टमरी में डाल सकते, कास्ट से लेन देना नहीं है, इंस्टीट्यूशनल में नहीं डाल सकते, प्रोटेक्टिव ग्रुप्स में डाल सकते हो एक हद तक, लेकिन वो और ज्यादा थोड़े से ब्रॉड होते तो प्रमोशनल ग्रुप्स की, इनके राइट्स के प्रमोशन के लिए है या राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसने ये थ्योरी दी है। यान ब्लॉन्डेल का समझ आया, कोई दिक्कत? यान ब्लॉन्डेल में और दूसरा इसके गैब्रिएल आर्मंड ने, इनकी थ्योरी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इजी है, सिंपल है ना, कहानी जैसा है बिल्कुल। आगे चलते हैं, सोशल मूवमेंट्स। सबसे पहले तो सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी आपके, इसको रीड कर लो एक बार, दिख रहा है? सेम इसमें भी करना है, एडवांस्ड में अलग पढ़ना है, डेवलपिंग में अलग पढ़ना है, सेम ही है। सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ लो। किसी भी पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए आती है, ठीक है। जनरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, जनरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, लूजली ऑर्गेनाइज्ड होता है, सस्टेन्ड कैंपेन होता है जब तक वो अचीव ना हो जाए पर्टिकुलर जो भी गोल है ना। टिपिकली इधर द इम्प्लीमेंटेशन और द प्रिवेंशन ऑफ अ चेंज इन सोसाइटी का स्ट्रक्चर या वैल्यूज। अंबेडकर की सारी पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन सोशल मूवमेंट्स। ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, या पेरियार, ईवी रामास्वामी, नायकर, ये सब लोग जो है सोशल मूवमेंट्स से ही इनकी पहचान बनी है ना। तो सोशल मूवमेंट जनरली किसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर या वैल्यू को चेंज करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए आती है, ठीक है। हमने जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े हैं सब इसी में आ जाएंगे। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट पढ़े हैं ना वहां पे, सब वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट्स या तो रिफॉर्मिस्ट होंगी, किसी बुराई को रिफॉर्म करना चाहती हैं, या स्टेटस कोइस्ट होंगी। जैसे तुमने शुद्धि मूवमेंट पढ़ा होगा, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती का शुद्धि मूवमेंट, वो क्या है, स्टेटस कोइस्ट, पुराने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, चेंज को अपोज कर रहे हैं। या पारसी रिफॉर्म मूवमेंट,
पारसी रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? इट्स स्टेटस क्वोइस्ट इन नेचर, रिफॉर्मिस्ट नहीं है वो स्टेटस क्वोइस्ट है। वो उस मॉडर्निज्म की पारसी लोग इधर उधर शादियां कर लेते, खत्म हो जाएंगे ऐसे, तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो है वो तो बने रहे कम से कम, ठीक है। नाउअडेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज प्रेफर्ड ओवर सोशल मूवमेंट्स। अभी हम ये टर्म यूज करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सोशल मूवमेंट। बताओ तुम लोग 2020 के बाद की कोई 2000 की कोई सोशल मूवमेंट, 2010 की, 20s की कोई सोशल मूवमेंट इंडिया में? नहीं है। 25 साल में सोशल रिफॉर्म नहीं हुआ कोई? दो कारण हो सकते हैं, या तो 25 साल में कोई सोशल रिफॉर्म नहीं हुआ, या फिर कोई सोशल मूवमेंट नहीं हुआ, सोशल रिफॉर्म तो हुए होंगे। चलो पिछले 25 साल में किसी भी एक सोशल रिफॉर्म का नाम दो, सोशल रिफॉर्म। किसान आंदोलन सोशल रिफॉर्म है? हाँ? अरे ट्रिपल तलाक बैन होना सोशल रिफॉर्म है। ट्रिपल तलाक वो उसी में आ जाता है, ट्रिपल तलाक बैन होना सोशल रिफॉर्म हो गया, है ना। या फिर ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट थे, है ना, वो भी सोशल रिफॉर्म में ही माना जाएगा, उनको वापस ले लिया गया तो, है ना। इसके अलावा और बोलो, ये LGBTQ या 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन, है ना, ये सब क्या है? सोशल रिफॉर्म्स में ही है, लेकिन तुम इनको सोशल मूवमेंट्स के तौर पे देखते हो, इनको तुम रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तौर पे देखते हो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। कितने टाइप्स की होती है ओल्ड सोशल मूवमेंट्स? वर्ल्ड वॉर 2 तक क्या होता था, इनको लेफ्ट मूवमेंट्स बोलते थे जनरली, क्योंकि जो रिनेसॉ वाले जो आइडियल्स थे, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, उनकी वजह से ज्यादातर यही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। अगर रिनेसॉ वाले आइडियल्स भी नहीं थे या कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं था, तो इट वाज फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन, है ना। या तो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन था समाज में, या फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन था समाज में, या मोनार्की वाला एक्सप्लॉइटेशन था समाज में। तो ऐसे में क्या होता था कि इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, तो जो बेचारे नीचे आते हैं, नीचे के तबके के लोग आते हैं, वो किसकी डिमांड करेंगे? बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड करेंगे, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ऐसी डिमांड्स होती थी वर्ल्ड वॉर 2 तक, ठीक है। लेबर मूवमेंट्स हुई है, जितने भी मूवमेंट हुए, उनका यही होता था कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंडिया में जितनी भी मूवमेंट्स हुई है, तुमने पीजेंट रिवोल्ट्स पढ़े होंगे, जितने भी रिवोल्ट्स पढ़े हैं, सारे क्विंट एसेंशियली यही आते हैं घूम फिर के। सारे पीजेंट रिवोल्ट्स क्यों थे? ज्यादा टैक्सेशन है, उनको खाना नहीं मिल पाता है, डेट ट्रैप में फंस गए हैं, रोटी की बात है, रोटी की लड़ाई है सारी, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है ना, यही होता था। वर्ल्ड वॉर 2 तक के जो पहले के जितने भी मूवमेंट थे, सब बस बेयर नेसेसिटी, सर्वाइवल के लिए होते थे, ठीक है। इनका सोशल बेस जनरली प्रोलेटारियत होता था। प्रोलेटारियत मतलब वर्किंग क्लास, कॉमन मासेस, गरीब, है ना, पुअर, वो सब आ जाएंगे। नए सोशल मूवमेंट थोड़े से अलग हुए हैं 1960s के बाद में। इसको कहा गया है न्यू लेफ्ट। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लेफ्ट। न्यू लेफ्ट टर्म दी है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द न्यू लेफ्ट। मार्क्यूज की किताब है जिसका नाम है वन डायमेंशनल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसने क्या बोला है कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर, स्पेशली जो कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को सप्रेस कर दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस कर दिया है। कैसे? कंज्यूमरिज्म में डाल दिया है, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू, या नीड्स के मैनिपुलेशन करके। अब इंडिविजुअल नीड्स रही नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड्स रही ही नहीं है, क्योंकि बस इंसान फंसा हुआ है कंज्यूमरिज्म में। इंडिविजुअल फ्रीडम उसके पास एज है नहीं। देखो, एक तुमको कोई पकड़ के बांध नहीं रहा, तुम्हारे हिसाब से तुम सब इंडिविजुअली फ्री हो, लेकिन मार्क्यूज बोलेगा कि तुम सब फ्री नहीं। कैसे बताओ? 1 लाख रुपए कमाते हो मान लो, मैं नहीं कह रहा, ये हर्बर्ट मार्क्यूज कह रहा है, और मैं इसकी थ्योरी से बहुत हद तक एग्री करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, यू आर फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस क्विंट एसेंशियली फ्रीडम या लिबर्टी का एक कॉनोटेशन है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आजादी। लिबर्टी से ही आता है ना, ये फ्रीडम से ही आता है ना। तो मान लो तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, और कंज्यूमरिज्म या जो नया जो न्यू इंपीरियलिज्म है, न्यू कैपिटलिज्म है, उसने तुम लोगों को अभी भी कैसे बांधा हुआ है बताता हूँ। लाख रुपए तुम कमाते हो, तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप के घर में रहना है, कंज्यूमरिज्म, है ना। तुम्हारा एक जो कंफर्ट के नोशन है वो चेंज हो गए। आज 30 साल पहले जो कंफर्ट होता था वो कंफर्ट आज नहीं है, डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब इसको ना लोग प्रोग्रेसिव वे में ही देखते हैं,
है ना, इसको प्रोग्रेसिव वे में ही देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों और कैसे, वो भी समझाऊंगा। कि मान लो तुमने एक अच्छा सा फ्लैट लिया हुआ है, उसकी जा रही है 40,000 रुपए ईएमआई। तुमने आईफोन लिया हुआ है, उसकी जा रही है 20,000 की ईएमआई। तुमने एक और डिवाइस ली हुई, उसकी 10,000 की ईएमआई। तुम्हें अपने बच्चे को किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है, उसकी फीस के लिए तुमने लोन लिया, उसकी ईएमआई। तुम्हारे लाख रुपए बर्बाद। अब तुम फ्री नहीं हो, फ्री तो तुम जब होते तुम छोड़ देते जॉब, तुम कोई छोटी दूसरी जॉब पकड़ लेते, या ये कर लेते, या वो कर लेते। बट उस कंज्यूमरिज्म की वजह से यू आर नॉट फ्री, ऐसा हर्बर्ट का कहना है। तुम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। तुमने वो सारे अपने घर के अंदर मैकेनिकल अप्लायंसेस या जो भी तुमने अपने कंफर्ट के लिए चीजें खरीदी, यू आर नॉट फ्री टू एंजॉय दैट कंफर्ट। ठीक है, तुम उस कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए फ्री हो ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज पोज अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड deprivation. They speak for issues beyond materialistic goals such as anti-war efforts, civil rights, फेमिनिज्म, LGBTQIA+। देखो यहाँ पे क्या लड़ाई थी, यही थी ना बस। गे राइट्स के लिए कौन लड़ रहा था तब? नहीं लड़ रहे थे ना। लेकिन पोस्ट कैपिटलिस्ट या डेवलप्ड सोसाइटीज में नेचर कैसे चेंज हो गया है, यहाँ पे गन राइट्स के लिए भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाएगा कि गन राइट्स चाहिए। बट ये गन राइट्स कब है? जब पेट भरा है तो कर रहे हैं ये कीर्तन, पहले नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले प्रोलेटारियत सोशल मूवमेंट्स होती थी, लेकिन अब ये जो सोशल मूवमेंट्स है इनका नेचर चेंज हो गया है। कैसे? अभी सिविल राइट्स, फेमिनिज्म, LGBTQIA+ या एंटी वॉर एफर्ट्स या एनवायरमेंटलिज्म, ऐसी बातें होती है। और भी इश्यूज हो सकते हैं इसमें, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं? ग्रास रूट एक्टिविज्म, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होंगे, एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, पोएट्री, म्यूजिक, ड्रामा, है ना, सोशल कल्चरल इश्यूज को थियोराइज करते हुए ऐसे ड्रामास किए जाएंगे। जैसे तुमने देखा होगा डीयू में नुक्कड़ नाटक बहुत होता है ना, डीयू में नुक्कड़ नाटक बहुत होता है। नुक्कड़ नाटक के जरिए वो किसी इशू पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, ऐसी चीजें। जैसे निर्भया जब प्रोटेस्ट हुआ था, निर्भया जब मूवमेंट हुआ था, उस दौरान बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते थे प्रोटेस्ट वाली साइड पे, है ना। तो नया इवॉल्व्ड मेथड है ये। ठीक है, एग्जाम्पल मी टू, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सब हो सकते हैं। दे आर प्रोमिनेंट इन डेवलप्ड सोसाइटीज, वेयर एज डेवलपिंग सोसाइटीज सी एन ओवरलैप बिटवीन द टू। इंडिया डेवलपिंग सोसाइटी है, इंडिया में आपको ऐसे इश्यूज भी मिल जाएंगे। भाई मी टू इंडिया में भी हुआ, लेकिन शुरू तो यहाँ नहीं हुआ था। तो डेवलप्ड में भी मी टू था, इंडिया में भी हुआ। और इंडिया में रोटी कपड़ा मकान वाली लड़ाई भी होती है। तो दोनों के बीच का ओवरलैप आपको डेवलपिंग सोसाइटीज में मिलता है आजकल। आजादी से पहले केवल प्रोलेटारियत होती थी, डेवलप्ड में भी, डेवलपिंग में भी। आजादी के बाद डेवलप्ड सोसाइटीज में केवल सेकंड टाइप का होता है, न्यू सोशल मूवमेंट, न्यू लेफ्ट का मूवमेंट होता है। लेकिन डेवलपिंग सोसाइटी में न्यू टाइप की सोशल मूवमेंट्स भी है, ओल्ड टाइप की भी। समझ आया? रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई का कोई सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल दो इंडिया में। फार्मर्स प्रोटेस्ट, उनको यही तो था ना कि उनका जो एग्रीकल्चरल सर्वाइवल है वो खतरे में आ जाएगा, यही तो था, और क्या। अब मान लो ये जो श्रिम्प फार्मर्स है, ये प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या होगा? वो रोटी कपड़ा मकान। भाई ट्रम्प की टैरिफ के अगेंस्ट अगर वो इंडिया में प्रोटेस्ट करें और इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, तो एक इंडिया की सोशल मूवमेंट हो जाएगी, ओल्ड टाइप की सोशल मूवमेंट हो जाएगी, है ना। बट तुमने इंडिया में मीटू भी देखा है, चलो यूएस में BLM भी देखा है ना। तो अरे वो सेक्सुअल हरासमेंट को लेके था ना, जब किसी एक, शायद एक लेडी से ये शुरुआत हुई थी, और उसने किसी बहुत सीनियर ऑफिशियल, मुझे नाम नहीं पता, उसके अगेंस्ट मतलब जैसे विसल ब्लोइंग होती है ना, आप करप्शन एक्सपोज करते हैं, इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपोज की थी उसने, कि इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया है। फिर उसको देख देख के मी टू, मतलब आई वाज सेक्सुअली हरास्ड टू, इस तरीके से पूरी दुनिया में एक लहर उठ गई थी। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे रेवलेशंस किए थे कि उनको भी सेक्सुअली हरास इस आदमी ने किया, इस आदमी ने किया। जैसे बॉलीवुड में साजिद खान नहीं है, साजिद खान एक मूवी डायरेक्टर है, फराह खान का भाई, उसके अगेंस्ट मीटू के एलिगेशंस लगे, है ना। और हाँ, आलोकनाथ, है ना, उनके अगेंस्ट ऐसे मीटू के एलिगेशंस लगे। तो इनमें ये जनरली ये किया जाता है कि आप पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगेंस्ट लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि इन्होंने मुझे सेक्सुअली हरास किया था। ठीक है, उसको ही वो मीटू मूवमेंट। चलो आगे। रामचंद्र गुहा ने दो टाइप के मूवमेंट्स के बारे में बोला है। एक बोला है, रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है ना, इंडिया आफ्टर गांधी, और वो किताबें लिखी हैं इसने कई। फुल स्टमक एनवायरमेंटलिज्म, ये क्या बोलती है? कुछ सोशल मूवमेंट्स ऐसी होती है जो भरे पेट से होती है, जो मैं अभी बता रहा था, और कुछ मूवमेंट जो खाली पेट से होती है। तो फुल स्टमक एनवायरमेंटलिज्म ये वेस्टर्न कंसर्न है, जहां पे लग्जरी, लाइफस्टाइल चॉइसेस और ऐसी चीजों को लेके आप प्रोटेस्ट करते हो, जो हमने देखा ऊपर, न्यू टाइप के सोशल मूवमेंट्स है। और लाइवलीहुड एनवायरमेंटलिज्म वो होता है जो खाली पेट होता है, जो आप बेसिकली रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे हो। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने।
ऐसे उसको डिफाइन किया। कोई दिक्कत यहां तक? सोनम, इनमें कोई प्रॉब्लम है? आपने जितना पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगली क्लास में हम टॉपिक 4 स्टार्ट करेंगे, इसको अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। वैसे छोटा सा टॉपिक है टॉपिक 4, 1 घंटे का टॉपिक है, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, बट आज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रामचंद्र गुहा ने क्या बोला? फुल स्टमक एनवायरमेंटलिज्म और लाइवलीहुड। लाइवलीहुड को आप एम्प्टी स्टमक एनवायरमेंटलिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर जो मार्क्यूज है उसने न्यू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और उसने क्या बोला है कि वहां पे मतलब इवॉल्व नेचर आ गया है, प्रोटेस्ट का भी इवॉल्व नेचर आ गया और सब्जेक्ट्स भी इवॉल्व हो गए। सब्जेक्ट्स ऑफ बेयर सर्वाइवल के सब्जेक्ट्स नहीं है। हाँ, आरएसएस प्रेशर, इसको आप एक एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है उसके अंदर आपके इवॉल्व मेथड्स होंगे, है ना, इवॉल्व इश्यूज होंगे, नए इश्यूज होंगे। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स हमने देख लिया, तो यही था बेसिकली सोशल मूवमेंट्स में। प्रेशर ग्रुप्स में हमने जॉन ब्लॉन्डेल का क्लासिफिकेशन देखा, जिसने एक तो बोला कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप्स और दूसरा बोला एसोसिएशनल ग्रुप्स। कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप इसने 2 बताए, कस्टमरी और इंस्टीट्यूशनल नेचर के, और एसोसिएशनल ग्रुप्स भी इसने 2 बताए, प्रोडक्टिव और प्रमोशनल नेचर के। उसके बाद में हमने देखा था गैब्रियल आर्मेंट का क्लासिफिकेशन, जिसमें एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, एनामिक और इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन इसने दिया है। ठीक है, ये बेसिकली थे। उसके पहले हमने पोलियार्की का कॉन्सेप्ट देखा, जो प्रेशर ग्रुप्स का कोर, जहां से हमने शुरुआत की थी। अब ये हो गई आपकी थ्योरी, इसमें आप जितने रेलेवेंट एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो करोगे करंट से, है ना। जैसे आपने कहीं पे देखा कुछ प्रेशर ग्रुप मूवमेंट हुआ है, दुनिया में कहीं भी हुआ है, तो देखो उसमें उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे नेपाल, नेपाल के जो भी प्रोटेस्ट हुए उसको तुम कहां डालोगे? एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, एनामिक या इंस्टीट्यूशनल? उसको तुम एनामिक्स में डालोगे, है ना, समझ रहे हो, उसको तुम एनामिक में डालोगे। मुक्ति वाहिनी 1971 बांग्लादेश वॉर, मुक्ति वाहिनी, उसको कहां डालोगे? एनामिक में ही डालोगे, एनामिक में डालोगे। फॉर्मल ग्रुप थोड़ी था मुक्ति वाहिनी, इट वाज नॉट अ फॉर्मल ग्रुप। लेकिन 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 जो इसकी मुफ्ती की पार्टी का नाम क्या था? अवामी लीग। अवामी लीग को कहां डालोगे? एसोसिएशनल में डालोगे। एसेंशियली पॉलिटिकल पार्टी थी ना वो एनामिक थोड़ी थी, वो डिसरप्टिव थोड़ी थी, वो राइट्स प्रोटेस्ट करने थोड़ी आई थी, पॉलिटिकल राइट्स मांग रही थी, पॉलिटिकल पार्टी थी वो, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम किया था उसने। जितना कोई भी प्रेशर ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जब तुम ऐसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखने लग जाओ ना, हाँ ये जॉन ब्लॉन्डेल की कम्युनिटी वाले ग्रुप में आता है या गैब्रियल आर्मेंट की इस कैटेगरी में आता है, तब तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो। ठीक है, तो इन थ्योरीज को अप्लाई करो और फिर देखते हैं आगे। समझ आया? ठीक है, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।